एवरीवन, आप सबका स्वागत है दायत के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहली वाली केमिस्ट्री की क्लास में हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेस और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो लास्ट क्लास से अलग है। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 के अंडर में हमने वीडियो बनाया है। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में हमने एक रिडल देखा था। ये रिडल आपका होमवर्क था जो कि आपको सॉल्व करना था। तो अभी यहाँ पे इस रिडल को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या दिया है कि हमारे पास एक डिस्टिल्ड वाटर है, एक एसिड है और एक बेस है। किसी भी कंटेनर, तीनों में से किसी एक कंटेनर में है और हमें क्या करना था, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है किसकी हेल्प से, ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से। हमारे पास सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर है और इनमें से कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। अब यहाँ पे जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। डिस्टिल्ड वाटर में ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, उसका पीएच जो है वो 7 होता है और न्यूट्रल। तो अभी यहाँ पे पीएच जो अभी हमने बोला वो क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पीएच एक कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस है। तो अभी हम देखते हैं कि लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट आता है न्यूट्रल, एसिड और बेस का। तो अगर हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल क्या करेगा, नो चेंज। अगर हमारा एसिड है तो एसिड हुआ तो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। और अगर हमारा बेस हुआ तो वो क्या करेगा, रेड से ब्लू में चेंज करेगा। अभी हमारे पास सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को इसमें पोर करते हैं, इसमें डुबाते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ एसिड ही अपना कलर जो है वो चेंज कर रहा होगा। बेस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा और न्यूट्रल भी जो है वो किसी भी उसमें चेंज नहीं करेगा। तो अगर हमारा ये अभी क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो हमने अगर इसको ब्लू लिटमस पेपर को तीनों ही कंटेनर में डिप किया और ये क्या है, केस 1। अब केस 1 में अगर हमारा कोई एक लिटमस पेपर भी कलर चेंज कर जाता है, जैसे मान लेते हैं इस वाले कंटेनर में क्या हुआ, ये जो लिटमस पेपर है वो नीचे से रेडिश कलर का हो गया। लास्ट में हमें क्या मिल गया, एक हमें रेड लिटमस पेपर मिल गया। और जो अगर ये हमारा न्यूट्रल हुआ या बेस भी हुआ तो ये क्या करेगा, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि एसिड जो है वो हमें मिल गया। रेड जो भी जिसने भी कलर चेंज किया उसमें वो हमारा एसिड है, तो एसिड तो हमें मिल गया। लेकिन अभी हमें बेस और न्यूट्रल में से आइडेंटिफाई करना है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही कंटेनर्स बचे हैं। अब इन 2 लिटमस जो है उसमें जो है वो कलर चेंज नहीं हुआ, उसमें सिर्फ ब्लू ही कलर आया लिटमस पेपर में। तो पहला जब हमने ये किया फाइंड आउट करने के लिए, तो उससे हमें एक लिटमस पेपर एक्स्ट्रा मिल गया। क्या किसी ने नोटिस किया, ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। इससे पहले हमारे पास सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर था, लेकिन अब हमारे पास रेड लिटमस पेपर भी आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों के पास अगर रेड लिटमस पेपर है तो हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे। अब रेड लिटमस पेपर आया था फर्स्ट को एक्सपेरिमेंट करने से, अब हमें सेकंड करना है। तो सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं। अब रेड लिटमस पेपर में अगर कोई भी एक हमारा जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू में अगर चेंज हो गया, तो अगर वो ब्लू में चेंज हुआ तो रेड से ब्लू में जब भी चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो हमें इससे बेस भी मिल जाएगा। और जो तीसरा हमारा कंटेनर है उसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर एसिड मिल गया, बेस मिल गया, तो हमारा बचा क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो है उसमें नो चेंज आता है। अगर रेड लिटमस पेपर डालो तो तब भी ब्लू में चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर डालो तब भी वो चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम लोग
किसी भी एक लिटमस पेपर, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ब्लू हो, रेड अगर लिटमस पेपर होता तब भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में न्यूट्रल है। तो ये था हमारा लास्ट क्लास में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, जो एक रिडल था उसे सॉल्व करना था। अब हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रासायनिक गुणधर्मों। ये इससे पहले भी हमने समझा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका अंडरस्टैंड करना, उसको समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं, जो भी हमारा रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर क्यों हमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज, कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें हमारा रासायनिक बदलाव आता है। तो अब अगर केमिकल चेंज आ रहा है तो केमिकल चेंज किसके बेसिस पे आएगा, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आएगा, रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर आएगा। तो इसीलिए ये क्या है, लिंक्ड है। और केमिस्ट्री में तो हमें रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, किसी एलिमेंट में क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एसिड्स एंड बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार हम ये भी देख लें कि अगर हमें इनकी समझ ना हो, ये क्या है, कार्टून कैरेक्टर है मिस्टर बीन, शायद से आप सब ने देखी हो। तो इसमें क्या था एक एपिसोड में कि उसको जो है वो सॉल्यूशंस जो है, रिएक्शंस जो है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बारे में नहीं पता था, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता था। तो अगर हम उसके साथ खेलते हैं, कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन है, केमिकल सॉल्यूशन है, तो हम उसके साथ खेलते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है हमें ये समझना ज़रूरी है। उससे अगर वो हमारे शरीर पे गिर गया तो क्या हो सकता है, हमारा शरीर बर्न हो सकता है, जल सकता है। ये क्या है, एसिड है। इस फोटो में क्या दिखाया है, अगर ये एसिड जो गिरा उससे हमारा जो स्किन है वो गल गया। तो हमें बहुत ही सावधानी रखनी होती है जब भी हम एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड जो है बेस के साथ हम लोग कोई भी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हमें पूरा ध्यान वहीं देना होता है। और अगर ये जो दिख रहा है ये क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट। और बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे क्या रीज़न होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनके पीछे रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। तो ये दिख तो रहा है कि हाँ ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितने छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन उसका ये एक रूप भी है। इससे हम लोग अभी जो हम पढ़ते हैं उससे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी ऐसे रिएक्शंस होते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। तो ये क्या है, एनर्जी रिलीज़ ही हो रही है। तो उस टाइप के जो रिएक्शंस है उससे इस टाइप का भी कोई प्रभाव पड़ सकता है। अगर इतना नहीं तो आप अगर केमिकल लैब्स में अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो उससे आग लग सकती है। तो इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है, केयरफुल रहना पड़ता है एसिड्स और बेसिस के साथ में। तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे कि एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। मेटल्स क्या है, धातुओं। एसिड अने बेस धातुओं સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે। तो क्या होता है कि जो हमारा एसिड है, एसिड्स अगर रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में तो ये क्या है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट जो है वो आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट में क्या गिव करते हैं, प्रोडक्ट में वो सॉल्ट्स बनाते हैं, सॉल्ट्स और H2 गैस। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे जो सॉल्ट है उसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, श्रार। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है जब हम एसिड और मेटल्स के रिएक्ट करवाते हैं। अब अगर हमारा बेस हुआ तो बेस जो है अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये भी क्या करता है, एसिड जैसे ही रिएक्ट करता है और सॉल्ट्स प्लस H2 गैस प्रोडक्ट में फॉर्म करता है।
तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमें देखने चाहिए कि अगर हम एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल्स के साथ, तो ऐसा कौन सा एसिड है जो कि मेटल्स के साथ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो एक एग्जांपल हमारा क्या है, एसिड जैसे HCl है। HCl क्या है, एक एसिड। अब मेटल्स में Mg, मैग्नीशियम क्या है, ये भी एक मेटल है। तो अगर ये हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mg जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो Mg जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा H को, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे खुद Mg जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसा होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, MgCl होगा, MgCl2 होगा, वो हमें राइटिंग केमिकल फॉर्मूला से पता चलेगा, क्योंकि Mg का हमारा वैलेंसी कितना होता है, +2। तो वो जो है वो Cl के उसमें जाके लगेगा ना, MgCl2। Cl का 1 होता है वैलेंसी, इसलिए Mg1 होगा। Mg1 हम नहीं लिखते, 1 अगर है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे Mg का वैलेंसी 2 है, तो इसलिए वो Cl के नीचे जाके वहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे Cl जो है वो क्या है, 2 है। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे इसको 2 लिखना होगा। अभी हमने पढ़ा था बैलेंस कैसे करना चाहिए, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो हमारा कितना H बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे H2 गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, और ये हमारा रिएक्शन है एसिड्स और मेटल्स का एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे जो ये MgCl2 है वो क्या है, सॉल्ट है। ये सॉल्ट्स, Mg क्या था, मेटल, और HCl क्या था, एसिड, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है जो कि रिलीज हो रहा है। अब ये हमारा एसिड और मेटल का रिएक्शन था। अब हमें देखना है कि बेस और मेटल कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। वो हमने ये तो देख लिया, लेकिन अब हमें एग्जाम्पल भी देखना है। अब हमारा जो बेस है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल बेस का, जैसे क्या है, NaOH। NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। और अगर हम उसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर दें, यहाँ जिंक क्या है, एक मेटल है, तो उसका जब रिएक्शन होगा तो इसमें एज अ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनता है जो कि Na2ZnO2 होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, Na2 हो रहा है, तो हम लोग इसको 2NaOH करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे H2 भी प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, सॉल्ट। तो इस टाइप का रिएक्शन है हमारा एसिड मेटल के साथ, और यहाँ पे बेस है मेटल के साथ, और ये क्या है, सॉल्ट उसने प्रोड्यूस किया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस शो करते हैं मेटल्स के साथ में। अब जो एसिड और बेस में मेटल के साथ रिएक्ट करता है और H2 गैस को प्रोड्यूस करता है, तो H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जैसे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसे हम गुजराती में कहते हैं कंसनी। तो इसमें यहाँ पे जो येलो लिक्विड जैसा दिख रहा है वो क्या है, एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है H2SO4। और यहाँ पे इसमें हमने जो ग्रे कलर का है वो क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक। तो जिंक क्या होता है, मेटल होता है। तो मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। तो H2 गैस जो है वो अगर किसी लिक्विड के अंदर होगा तो वो यहाँ पे क्या है, बबल के फॉर्म में, यहाँ पे जो बबल्स है, बबल्स के फॉर्म में, वो गैस है तो वो तो वेपर के फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पे वो इस जो हमने यहाँ पे इसको सेटअप किया है वो उसमें यहाँ पे जो गैस है वो इस तरीके से बाहर आएगा। तो जो गैस बाहर आता है जब भी ऐसे किसी सॉल्यूशन से, तो वो क्या करता है, पॉप साउंड करता है, पॉप। तो जब वो पॉप साउंड कर रहा है तो यहाँ पे वो कैसे करेगा, हमें उसको यहाँ पे कैंडल से बर्न करना होगा। जब वो बर्न करता है तो वो पॉप साउंड करता है, और अगर वो पॉप साउंड करता है तो इसका मतलब
H2 गैस प्रेजेंट है, और अगर नहीं करता है तो उसमें H2 गैस प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि H2 गैस उसमें निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा H2 गैस के कि हमें वो कैसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको पता करने के लिए। तो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। धातु कार्बोनेट अने धातुओं हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड साथे केवी रीते प्रक्रिया करे छे। एक मिनट, आपने ये ध्यान दिया कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो यहाँ पे बेस भी था। तो बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं बता रहे हैं आपको। उसके पीछे रीज़न है कि जो हमारा कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर नॉर्मल कार्बोनेट हो, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, CO3 -2। अब एसिड यहाँ पे ये क्या है, ये जब भी हमारा H2O के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर, क्योंकि एसिड और बेस जो है वो किसके साथ अपना इफेक्ट शो करते हैं, वाटर के साथ। तो अगर ये जब भी हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो HCO3 है, HCO3 माइनस प्रोड्यूस होता है और इसके साथ में OH माइनस प्रोड्यूस होता है। तो आपने एक चीज़ आपको याद हो, तो बेस जो था वो क्या करता है, वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारा OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोड्यूस बेस भी क्या करता है, बेस जो है वो OH माइनस रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे CO3 -2 भी OH माइनस रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो CO3 -2 है वो क्या करेगा, एज अ बेस रिएक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट कर रहा होगा। अब क्या है कि जो भी बेस और बेस है वो आपस में रिएक्ट नहीं होंगे, बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ एसिड और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो हमारा मेटल कार्बोनेट है वो कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट अगर दिया है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एज ए रिएक्टेंट दोनों ही प्रक्रिया के रूप में प्रक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म करेंगे, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 क्या है, H2O क्या है, वाटर। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्म होता है मेटल कार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्ट करने पे। तो मेटल क्या है, धातु का कार्बोनेट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है वो क्या है, धातु का क्षार। तो इसका जो एक एग्जाम्पल है, एज ए एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट, तो मेटल क्या है, Ca। अभी हमने कार्बोनेट देखा क्या है, CaCO3। अब इसमें +2 होता है और CO3 -2 होता है, तो वैलेंस जो है वो एक दूसरे से कैंसिल कर देगा और बचेगा CaCO3। और ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड में HCl, जैसे हमने पिछले बार भी बात की थी, तो एसिड HCl है अगर, तो वो दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे मेटल जो है Ca जो है वो H को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, CaCl। अब यहाँ पे जो Ca है उसका वैलेंसी 2 होता है और Cl का 1 होता है, तो Ca पे 1 आएगा और Cl पे Ca का वैलेंसी आ जाएगा जो कि होता है 2। इसके अलावा यहाँ पे H2O प्रोडक्ट में फॉर्म होगा और इसके अलावा CO2 फॉर्म होगा। हम देखेंगे तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है, तो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो पूरी तरह से यही रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट था, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एसिड के साथ इसी टाइप का रिएक्शन शो करता है। अगर यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट हो तो वो भी सेम एसिड के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो इसका एग्जांपल जैसे कि Na क्या है, सोडियम एक मेटल है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे ये जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो HCO3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे Na का भी +1 होता है और माइनस, तो वो दोनों कैंसिल कर देगा वैलेंसी, और इसके साथ में एसिड HCl रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl। अब Cl का 1 होता है और Na का भी वैलेंसी 1 होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके साथ में H2O और CO2 प्रोड्यूस होगा। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब हमारा रिएक्ट कर रहा है तो वो सेम टाइप की प्रक्रिया जो है, वो रासायनिक प्रक्रिया जो है वो शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इसमें एज अ समरी क्या देखा कि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कार्बोनेट है वो भी बेसिक इफेक्ट शो करता है, तो बेस और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट करके एज अ मेटल सॉल्ट, यहाँ पे धातु क्षार, और वाटर पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि एसिड और बेस, अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि एसिड और बेस किसी और के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी हमें ये भी देखना है कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। हमने देखा कि एसिड और बेस जो है वो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस बेस के साथ नहीं रिएक्ट करता। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड्स बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट, क्षार और पानी जो है वो उसको प्रोडक्ट में फॉर्म करता है। अब इसके एग्जांपल में क्या है, जैसे एसिड हमने अभी देखा HCl हम लोग ले रहे थे, तो एसिड एज अ HCl और बेस NaOH। तो ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl फॉर्म करेगा, सॉल्ट Na और Cl, और यहाँ पे H और OH जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि वही बचा, तो वो रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेंगे। तो ये क्या है, वाटर, यहाँ पे H2O है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, H2O। तो ये अगर मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, केमिकल इक्वेशन लिख रही हूँ, तो मैं वाटर नहीं लिखूँगी क्योंकि केमिकल इक्वेशन में सिर्फ फॉर्मूला से हम लोग इक्वेशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे HCl प्लस NaOH एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड, यहाँ पे क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए थे, तो एसिड एसिडिक इफेक्ट शो करता है, बेस बेसिक इफेक्ट शो करता है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अगर ये न्यूट्रल है तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कह देते हैं इस प्रोसेस को। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसीलिए जैसे कि ये देखा होगा कि हमने क्या करते हैं, ब्रश करते हैं तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो बेसिक उससे क्या होता है, जहाँ से हम कुछ भी खाएं तो हमारे खानों को माउथ में जो डाइजेस्ट करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। तो डिग्रेड करने में वो थोड़े से एसिडिक हो जाते हैं, तो एसिडिक है वो क्या करेंगे, हमारे टूथ को डीके कर देंगे, हमारे जो दांत हैं उनको सड़ा देंगे। तो उसके एसिडिक इफेक्ट को हम कैंसिल आउट करने के लिए टूथपेस्ट जो है उसको बेसिक बनाते हैं, ताकि वो जब हम ब्रश करें तो वो उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाए और वो न्यूट्रल हो जाए, हमारा माउथ जो है वो न्यूट्रल हो जाए।
या फिर जैसे एसिडिटी, हमने सबसे पहले जो हमने पहली क्लास देखी थी, तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी में हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ खाते हैं जैसे बेसिक कोई चीज़ खाते हैं ताकि जो एसिडिक इफेक्ट है और बेसिक इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो वहाँ पे भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है। तो आज के लास्ट रिएक्शन के रूप में हम किसको स्टडी करेंगे, हम मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को देखेंगे कि वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा देखेंगे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा देख के समझेंगे कि वो कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड का जैसे फॉर्मूला अगर बेसिक है, जिसे मेटल है और ओ क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब भी मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो H2O के साथ रिएक्ट करने पे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके साथ वो कैसा फॉर्म करेगा, यहाँ पे M की जो वैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, तभी तो वो O-2 के वैलेंसी को कैंसिल आउट कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, MOH होल ट्वाइस, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे MOH होल ट्वाइस वो फॉर्म प्रोडक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब मेटेलिक ऑक्साइड MOH होल ट्वाइस के साथ फॉर्म करता है, तो ये जो MOH होल ट्वाइस है वो क्या करेगा, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रहता है, और वो क्या करेगा, अगर ये एक्वस है तो यहाँ पे M+2 आयंस जो है और 2OH माइनस आयंस जो है वो स्प्लिट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं हमारा OH माइनस जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने अभी क्या देखा था, जब भी कोई बेस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो OH माइनस रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमारा मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, OH माइनस रिलीज कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट्स एज बेस। अब ये क्या था मेटेलिक ऑक्साइड के लिए। अब हम अगर देखें, अगर हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कोई भी अगर हमारा जैसे यहाँ पे जैसे हमने बनाया, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे रिएक्ट करता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कई तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसलिए MO नहीं लिख रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, हमारा H2CO3 है, मतलब क्या है, CO2 क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। SO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। फिर हमारा NO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब ये हमारा H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, अगर CO2 है तो CO2 क्या फॉर्म कर सकता है, H2CO3। अगर हमारा SO2 होगा तो SO2 कैसा फॉर्म करेगा, H2SO3। अगर हमारा NO है, NO2, तो वो क्या फॉर्म करेगा, HNO3। तो ये जो हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर के साथ इस टाइप के हमारे कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ये एसिड के जैसे एक्ट करेंगे। एसिड के जैसे एक्ट क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास मान लो इसमें से हम कोई एक कंपाउंड लेते हैं जैसे HNO3, तो HNO3 जो है एक्वस जो है वो कैसा रिवर्सिबल इक्वेशन में रहता है और वो H+ रिलीज़ करता है और NO3 माइनस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आयंस जो है वो स्प्लिट कर रहे हैं। अगर H2CO3 होता तो वो क्या करता, H+ फॉर्म करेगा और CO3 जो है वो कार्बोनेट का आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारा H+ रिलीज़ हो रहा है। अब
एसिड जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ रिलीज़ करता है, और यहाँ पे भी हमारा H+ रिलीज़ हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड वो क्या किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक्ट्स एज एसिड। हम क्या देख सकते हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड है वो बेस की तरफ एक्ट कर रहा है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो अभी हमने एक रिएक्शन इससे पहले ये भी देखा था कि अगर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमारा एसिड जो है वो मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे जो कि बेस की तरह एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब हमारा यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ अगर रिएक्ट करे, बेस एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, तो वो भी यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो एसिड और बेस ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे हमने अभी क्या देखा कि सिर्फ हमने मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखा और एसिड बेस का देखा कि ये दोनों किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और ये कैसे रिएक्ट करता है। तो इससे हमने इसको कंक्लूजन में लाए कि ये इस टाइप से हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके हम उसकी किसी और के साथ भी हम देख सकते हैं कि वो किस टाइप से हमारा रिएक्शन करने वाला है। अब एसिड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही एसिड के जैसे एक्ट करेंगे, और मेटलिक ऑक्साइड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारा बेस के जैसा एक्ट कर रहा है। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीएच के बारे में, कि पीएच क्या होता है, पीएच और पीओएच कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर, मतलब पीओएच एंड पीएच क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। उसके बाद हम लोग कैसे किसी भी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और कितना वीक है, या कितना स्ट्रॉन्ग है बेस और कितना वीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो पीएच एंड पीओएच फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। तब तक जैसे ये मेटलिक ऑक्साइड है बेस की तरह, ये जो हमने पढ़ाई की ना अभी तक, वो क्या है, वो हमारे कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब जो है वो हमें एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है आपसे वो रिएक्शन ही बोलेगा, वो आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया हो शायद से। अगर नहीं कुछ भी आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।